जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 3। वो बहुत बेचैन सी बैठी थी, पांव ऊपर सोफे पे समेटे, हाथ में रिमोट पकड़े वो झुल्लाई हुई सी चैनल बदल रही थी। मुस्तरब, बेबस और परेशान। स्मार्ट टीवी की स्क्रीन पे पूरे म्यूजिक के साथ इश्तिहार चल रहा था और वो गायब दिमागी से स्क्रीन को देख रही थी, जहां मोबाइल कंपनी के लोगों के साथ गैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। पीटीए भी लिखा आ रहा था। जाने कब पॉज का बटन उससे दबा और इश्तिहार वहीं रुक गया। वो इतनी दूर भटकी हुई थी कि प्ले भी ना कर सकी। दफतन दरवाजे में फातिमा बेगम की शक्ल दिखाई दी और वह थकी थकी सी अंदाज में दाखिल हो रही थी और हाया रिमोट फेंक करते ही से उठी। फौरन उनके पास जाकर बैठी और कहने लगी कि अम्मा, क्या बात थी? साइमा ताई ने क्यों बुलवाया था? वो बेचैनी से उनके करीब आई। इरम के रिश्ते के लिए जो लोग उस रोज आए थे ना, वो निढाल से कहती सोफे पे बैठी। हाँ, क्या हुआ उन्हें? वो थक थक करते दिल के साथ उनके नजदीक बैठी। उन्होंने इनकार कर दिया, हालांकि रिश्ता मांग चुके थे पहले। और हया का दिल तो बहुत अंदर तक डूब कर उठ रहा था। लेकिन क्यों इनकार कर दिया उन्होंने? उसका अपना सांस भी रुकता हुआ महसूस हो रहा था। कोई वजह नहीं बताते, बस एकदम ही पीछे हट गए हैं और साइमा भाभी भी बहुत परेशान है। लेकिन कुछ तो कहा होगा ना? बस यही है कि हमने किसी आजाद ख्याल और बेपर्दा लड़की को बहू बनाकर अपनी आबकत नहीं खराब करनी। और वो हैरान रह के चंद रोज कबल सुना ताई का फिक्रा समात में गूंजा था। जब फुरकान ने सख्ती की ना कि भला ऐसी बेपर्दा और आजाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत बिगाड़नी है क्या, तब कहीं जाकर वो जाना। और फिर उसने सोचा कि क्या इसको मकाफाते अमल कहते हैं? क्या दूसरों की बेटियों पे उंगलियां उठाने वालों के अपने घरों पे वही उठी उंगलियां लौट कर आती हैं? इतनी जल्दी बदले मिलने लगते हैं क्या? लेकिन वो खुश नहीं हो पाई थी। अगर बात खुल जाती तो असल बदनामी तो उसके हिस्से में भी आती ना। इरम को तो शायद उसकी माँ हया ने से बिगाड़ा है कहकर दरमियान से निकाल लेती और बात तो अब भी खुल सकती थी। वो वीडियो तो अब भी इंटरनेट पे मौजूद थी। अब फातिमा बेगम उठकर किचन की जानिब तो चली गई और वो सोफे पे ही बैठी रही और टीवी स्क्रीन पे वो इश्तिहार अभी तक रुका हुआ था और वो बस खाली खाली निगाहों से उसे देखी गई। अब शायद इरम के लिए भी कभी कोई रिश्ता ना आए। आया भी तो यही होगा जो इस दफा हुआ था, और हर कोई उनकी तरह तो नहीं होगा ना कि बात दबा जाए। किसी ने मुंह पे सारी बात कर दी तो खुदाया वो किधर जाएंगी? गैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। पीटीए। वो बेख्याली से उसे तकती सोचों की उलझन से निकलकर एकदम चौंकी। गैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, पीटीए। और एकदम उसके दिमाग में एक झमाका हुआ और वो उठी। ओ खुदाया, ये ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया? वो एक झटके से उठी और बाहर को लिपकी। इरम बहुत जोश से चलाते हुए हया ने उसके कमरे का दरवाजा खोला। इरम मोबाइल पकड़े बेड पे बैठी थी और दरवाजा खुलने पे गड़बड़ा कर मोबाइल साइड पे रखा और उसे कहने लगी कि क्या हुआ। साथ ही इरम ने अपना मोबाइल उल्टा कर दिया ताकि स्क्रीन छुप जाए। सुनो, वो तभी उसे रिश्ते वाली बात याद आई। अच्छा, आई एम सॉरी, उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया, मैंने सुना है। हाँ, वो तो वीडियो देखकर करना ही था ना। खैर, जाने दो, अच्छा ही हुआ। वो मुतमईन थी और हया को हैरत हुई, लेकिन वो वक्त हैरत जाहिर करने का नहीं। वो जल्दी से उसके साथ आ बैठी और कहने लगी, इरम, मेरी बात सुनो। तुमने कभी मोबाइल कनेक्शंस के इश्तिहारों में वो इबारत पढ़ी है कि गैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल जुर्म है? हाँ, तो क्या तुम्हें मालूम है कि सिम रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी होता है? क्यों? ताकि कोई किसी सिम का गलत इस्तेमाल ना कर सके, चाहे वो दहशतगर्दी की वारदात में हो या फिर किसी को रॉन्ग कॉल्स करने में। ये सब साइबर क्राइम के तहत आता है। साइबर क्राइम? इरम ने पलकें झपकाई।
हाँ, और हर साइबर क्राइम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को रिपोर्ट किया जा सकता है। क्या कह रही हो हया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इरम, हमारी जो पर्सनल वीडियो है उसे इंटरनेट पे डाल देना भी तो एक संगीन जुर्म है ना, साइबर क्राइम। हम उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो फौरन बिदकी, अगर किसी को पता चल गया तो? पता तो तब भी चलेगा जब हम उस वीडियो को वहीं रहने देंगे। और 4 दिन से ना मैं सूली पे लटकी हुई हूं। अब इस मसले को वाकई में खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन हम किसको रिपोर्ट करेंगे? वो नीम रजामंद हुई तो हया ने झट अपना मोबाइल निकाला। पीटीए को। दरवाजा बंद करो, मैं अपने कनेक्शन की हेल्पलाइन से पीटीए का नंबर मिलाती हूं, जाओ। इरम दौड़कर दरवाजा बंद कर आई और हया नंबर मिलाने लगी। पीटीए की हेल्पलाइन का नंबर आसानी से मिल गया, मगर ऑपरेटर ने नहायत शाइस्तगी से यह कहकर माजरत कर ली कि इस किस्म का साइबर क्राइम किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट करना होगा। और हया ने उनसे मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी के साइबर क्राइम सेल का ईमेल एड्रेस तो ले लिया, लेकिन अब वो मुतज़ब्ज़ब बैठी थी। यार, ये इंटेलिजेंस वाले ना खतरनाक लोग होते हैं इरम। हाँ, लेकिन अब ये करना तो होगा ना हमें। हाँ, वाकई करना तो पड़ेगा। इसके बाद इरम ने लैपटॉप खोला और फिर बहुत बहस के बाद उन्होंने एक कंप्लेंट लिखी और इस पते पे भेज दी जो पीटीए से उनको मिला था। बामुश्किल 5 ही मिनट गुजरे थे कि हया का मोबाइल बजा और उसने मोबाइल जब उठाकर देखा तो चमकती स्क्रीन पे अंग्रेजी में प्राइवेट नंबर का लिंक लिखा हुआ रहा था। साथ कोई नंबर वगैरह नहीं था। उसके मोबाइल पे नाम और नंबर दोनों ही आते थे और उसे नहीं याद था कि कभी कोई नंबर उसने प्राइवेट नंबर के नाम से महफूज किया हो। और अजीब बात तो ये थी कि नंबर तो सिरे से ही आ नहीं रहा था। उसने 95 से मोबाइल कान से लगाया कि ये कौन हो सकता है भला, देखती हूं। हेलो। दूसरी जानिब जरा देर की खामोशी के बाद एक भारी और गंभीर सी आवाज सुनाई दी थी। अस्सलामुअलैकुम मिस हया सुलेमान। और हया सुलेमान तो हैरान रह गई और कहने लगी, जी आप कौन? मैं मेजर अहमद बात कर रहा हूं, साइबर क्राइम सेल से। आपने हमारी एजेंसी में रिपोर्ट की है और हमें अभी आपकी कंप्लेंट भी मौसूल हुई है। वो जो भी था बहुत ही खूबसूरत बोलता था, गहरा, गंभीर लेकिन नर्म लहजा जिसमें जरा सी चाशनी भरी तपिश थी, गर्म और सर्द का इम्तिजाज। लेकिन मैंने कंप्लेंट में अपना नंबर तो लिखा ही नहीं था, वो धक धक करते दिल के साथ कह रही थी और इरम भी हैरत भरे खौफ से उसी को देख रही थी। और जवाबन वो बहुत धीरे से हंस दिया। नंबर तो बहुत आम चीज है मिस सुलेमान, मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। क्या जानते हैं? यही कि आप सुलेमान असगर की बेटी हैं। आपके वालिद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और आपका भाई रोहेल जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। खुद आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में LLB ऑनर्स शरिया एंड लॉ के 5वें साल में हैं और फरवरी में आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस्तांबुल जा रही हैं, गालिबन सिबांजी यूनिवर्सिटी में। और पिछले हफ्ते अपने कजन दावर फुरकान की मेहंदी के फंक्शन पे बनने वाली वीडियो की इंटरनेट पे अपलोडिंग को आपने रिपोर्ट किया है। इज दैट राइट मैम? वो जो दम बखुद सी सुनती जा रही थी बामुश्किल ही बोल पाई कि जी वही वीडियोस। जी, तो अब आप क्या चाहती हैं हमसे? यही कि आप उसे इस वेबसाइट से हटा दें। उसकी आवाज में बहुत मान और बहुत मिन्नत भर आई थी। ओके, और कुछ? और जिन लोगों के पास इसकी सीडी है वो भी? और आगे उसका गला रुंध गया, वो कुछ नहीं बोल सकी थी। मैं शहर के एक एक बंदे से वो वीडियो निकलवाऊंगा, बेफिक्र रहिए। और उसे लगा कि मनोबोझ उसके ऊपर से उतर गया हो। थैंक यू मेजर अहमद। उसके अंदाज से जाहिर था कि वो फोन रखने ही वाली थी कि वो कह उठा, थैंक यू तो आप तब कहिए जब मैं ये काम करवा दूं, और इस काम को महज शुरू करने के लिए भी मुझे आपका ताउन चाहिए। कैसा ताउन? मैडम, आपको जरा सी तकलीफ तो करनी होगी।
آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا. کیا؟ نہیں، میں نہیں آ سکتی. وہ پریشانی سے ہکلا کر رہ گئی اور ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگ گئی. دیکھیں پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا. ایسے سٹیپ فون پہ نہیں لیے جاتے. اسے لگا وہ محسوس سا مسکرا رہا تھا. مگر میں نہیں آ سکتی. اور وہ آ بھی کیسے سکتی تھی؟ کسی کو پتا چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی. دیکھیں آپ کو آنا تو پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں. ارے نہیں، اچھا خدا حافظ. اس نے جلدی سے فون بند کر دیا. ارے بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل. اگر ابا یا پھر تایا فرقان کو پتا لگ گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر گئے ہیں اور وہ بھی پنڈی، تو ہماری تو ٹانگیں توڑ دیں گے وہ. ہاں میں تو پہلے سے کہہ رہی تھی نا تمہیں کہ رپورٹ نہ کرو. اور تبھی پرائیویٹ نمبر سے پھر سے کال آنے لگی تھی اور اس نے جھنجھلا کر تو فون ہی آف کر دیا تھا. اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا تھا اور یہ خیال پھر پورا ہی دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا. سین ہوا یہاں پہ ختم. اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی اور اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پہ تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی. لیکن یہاں آ کر اسے علم ہوا کہ 14 جنوری کو ہی پاسپورٹ مل پائے گا اور ابھی 14 جنوری میں ہفتہ رہتا تھا. واپسی پہ بھی اتنا ہی رش تھا اور ہائی وے گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہ رہا تھا. سگنل پہ اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے تو اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں ہی الجھا تھا. وہ سوچنے لگی کہ اگر 14 جنوری کو پاسپورٹ ملے تو بھی ویزا لگتے لگتے بہت دیر ہو جائے گی. ابھی ٹکٹس بھی نہیں آئے تھے لیکن کچھ اندازہ تو اسے تھا کہ فروری کے آغاز یا پھر جنوری کے اختتام تک اسے ترکی جانا ہے. یعنی کم و بیش 15 ہی دن اس کو ویزے کے لیے ملتے اور ترکی کا ویزا تو کبھی بھی 15 دن میں نہیں لگ پاتا. تو پھر کیا کرے وہ انہیں سوچوں میں الجھی تھی کہ یکا یک کوئی اس کی کھلی کھڑکی پہ جھکا. سونیو کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر اس نے دیکھا تو وہ وہی تھا. ڈولی چمچم کرتے ہرے لباس میں ملبوس تھی اور وگ والے بالوں کا جوڑا اور شوخ میک اپ تھا. ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پہ سمٹ آئی. اسے بھول گیا تھا کہ کبھی ڈولی نے اس پر کوئی احسان بھی کیا تھا اور وہ اسے جھڑک کر بولی کہ ہٹو سامنے سے. وہ کھلی کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا کر ہی نہیں سکتی تھی. لو باجی میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ تو غصہ ہو رہی ہو. اس روز والے سخت تاثرات جو ڈولی کے تھے وہ اب نہیں تھے اس کے چہرے پہ بلکہ اس کے میک اپ سے اٹھے چہرے پہ سادگی اور معصومیت تھی. ہٹو نہ سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلوا لوں گی. اسے غصہ آنے لگا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی. کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت کر ڈالے. ہائے باجی آپ ڈولی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈولی نے تو میرا سر کھا لیا تھا. اس نے آواز پہ گردن گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پہ ایک اور خواجہ سرا ہاتھ رکھے کھڑا تھا اور ڈولی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا اور چہرے پہ البتہ اس نے بھی سوکھے آٹے کی طرح فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا. لیکن شوخ سرخ رنگ کی شلوار قمیض کی آستینوں سے جھلکتے بازوؤں پہ شاید وہ کچھ لگانا بھول گیا تھا. اب وہ دونوں کھڑے تھے وہاں پہ اور وہ کہنے لگی کہ کون ہو تم اور ہٹو میری گاڑی سے. اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے. وہ تنہا تھی اور اسے سامنے کوئی ٹریفک پولیس مین بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ارے یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا اسے آپ سے ملنے کا. گیٹ لاس پلیز. اس نے بازو بڑھا کر فرنٹ ڈور کا شیشہ اونچا کرنا چاہا لیکن پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا اور ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی اور حیا نے دیکھا پنکی کی کلائی پر ایک گلابی سرخ سا 1 انچ کا کانٹا بنا تھا جیسے جلا ہوا ہو یا پھر شاید برتھ مارک تھا. ارے ہٹو ایسے گیٹ لاسٹ. وہ عالم تیش میں فرنٹ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگی لیکن پنکی نے اس پہ ہاتھ رکھ دیے تھے اور شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا. باجی تسی کتنے سونے ہو، ایسے تو نہ کرو پنکی کے ساتھ، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی.
डोली ने पीछे से कहते हुए हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा तो वो गुस्से से डोली को उसने धक्का दिया और वो इस हमले के लिए तैयार तो ना था, सो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटा। उसे चंद सेकंड मिल गए और उसने जल्दी जल्दी अपनी तरफ का शीशा चढ़ा दिया। अब तुम भी हटो इधर से वरना मैं लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। वो बाजू बढ़ाकर पिंकी की तरफ वाला शीशा बंद करने लगी, लेकिन वो अड़ ही गया था। अरे बाजी जी, मैं तो तुहानू डोली के दिल की बात बताने आई थी ते तुसी इस तरह कर रहे हो साडे नाल। ये जो डोली है ना, ये बड़ा प्यार करती है आपसे, बड़ा चाहती है जी आपको। पिंकी मसनूई अंदाज में बन बनकर बोल रहा था, जबकि पीछे डोली बंद शीशा बजाने लगा था। और उसे अब मजीद गुस्सा आया और उसने कहा कि शट अप एंड गेट लॉस्ट। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी और फिर उसके बाद शीशा ऊपर को चढ़ाने लगी और पिंकी की उंगलियां जो शीशे के किनारे से टिकी थी साथ साथ ऊपर उठने लगी। अरे बाजी जी, गलत सुनो। डोली घूमकर पिंकी के साथ आ खड़ा हुआ और इसे असना में इशारा खुल गया और गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो हया की गाड़ी रुकी खड़ी थी और अकब में गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे, लेकिन दूर खड़ा पुलिसमैन खामोशी से बस तमाशा देख रहा था और मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा था। डोली ने पिंकी के कंधे पे हाथ मारकर चलने का इशारा किया और पिंकी ने लम्हे भर को गर्दन मोड़कर डोली को देखा तो उसकी गिरफ्त शीशे पे जरा सी ढीली हुई और फिर हया ने आलमी तैश में फौरन शीशा ऊपर चढ़ाया। पिंकी ने चौंक कर देखा, फिर उंगलियां खींचनी चाही, लेकिन शीशा ऊपर ही था और पिंकी की उंगलियां फंस कर रह गई थी। ओ छड्डो बाजी जी, पिंकी झुंझला कर हाथ खींच रहा था लेकिन उंगलियां निकल नहीं पा रही थी वहां से। डोली ने गुस्से से शीशा बजाया, लेकिन हया तनफ्फुर से उन दोनों को देखते हुए बाजू लंबा किए शीशा आखिरी हद तक लेकर गई और अकब में गाड़ियों की कतार हॉर्न पे हॉर्न दे रही थी और कुछ गाड़ियां तो सांस से निकलने भी लगी थी। दफतन पिंकी के दाएं हाथ की उंगली से खून की बूंद टपक कर शीशे पे लुढ़की तो उसे जैसे होश आया और उसने झटके से शीशा थोड़ा सा नीचे किया, तकरीबन 1 इंच, और पिंकी ने गुस्से से घुरते हुए हाथ बाहर खींचा। गाड़ी आगे भगाने से कबल उसने बहुत गौर से पिंकी के हाथों को देखा था। दाएं हाथ जिसकी कलाई पर कांटे का जला हुआ निशान था, उसकी शहादत की उंगली से खून निकला था और बाकी दोनों हाथों की उंगलियों के ऊपर पोरों की कुदरती लकीर पे मोटी सी भूरमी लकीर बन गई थी। यकीनन उसके हाथ जख्मी हुए थे मगर उसे परवाह नहीं थी। वजन से गाड़ी आगे ले गई और फिर उसने बैक व्यू मिरर में देखा, दोनों ख्वाजा सरा बार बार मुड़कर उसे गुस्से से देखती सड़क पार कर रही थी। डोली ने पिंकी का जख्मी हाथ थाम रखा था और गुस्से से पलटकर हया की दूर जाती गाड़ी को देखते हुए कुछ कह रहा था। उसने सर झटक कर एक्सेलरेटर पे जोर बढ़ा दिया और कम से कम इतनी उम्मीद तो उसे जरूर थी कि अब वो डोली उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ हुआ ये सीन खत्म। अब जैसे ही वो घर पहुंची तो कयामत तो घर पर टूट चुकी थी। सुलेमान साहब तेजी से उसकी तरफ बढ़े थे और उसका नाम ले रहे थे, हया हया, और उसके चेहरे पर गैज़ो गजब छाया हुआ था। वो डर कर पीछे हटी, तभी पीछे कहीं फोन की घंटी भी बजी। ये वीडियो तुम्हारी है क्या? तुम अब मुजरे भी करती हो? रोहेल जो सोफे पे बैठा था एकदम उठा और बहुत सी सीडीज उसकी तरफ उछाली। वहां सब मौजूद थे, ताया फुरकान, दावर भाई, रोहेल, ये सब। और एक तरफ इरम जमीन पे बैठी रो रही थी और दूर कहीं फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। नहीं, वो सर हिलाते हुए खौफ से उनको कहना चाहती थी, लेकिन उसका मुंह तो हिलता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी और वह सब उसका खून लेने पे तुले हुए थे। दफतन सुलेमान साहब आगे बढ़े और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पे दे मारा। बेहया बेहया, उसे थप्पड़ों से मारते हुए सुलेमान साहब कह रहे थे और उनके लब हिल रहे थे मगर उनसे आवाज टूटी हुई निकल रही थी। वो सुलेमान साहब नहीं बल्कि डोली बोल रही थी। डोली, पिंकी, बेहया और पिंकी की उंगलियां और फिर फोन की घंटी। वो एक झटके से उठ बैठी और कमरे में अंधेरा था। उसने हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑन किया तो जर सी रोशनी हर सू फैल गई।
उसने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना चेहरा छुआ। वो ठीक थी, सब ठीक था, किसी को कुछ भी इल्म नहीं हुआ था और शायद वो सब एक भयानक ख्वाब था। ओह खुदाया, वो निढाल सी बैकग्राउंड के साथ पीछे जा लगी और उसका तनफ्फुस तेज तेज चल रहा था। दिल वैसे ही धड़क रहा था और पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन फोन की मखसूस टोन इसी तरह बज रही थी। हाँ, बस वो घंटी ख्वाब नहीं थी। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया और चमकती स्क्रीन को देखा जहां पे लिखा था प्राइवेट नंबर का कोई लिंक था। इसके बाद चंद लम्हे उसे लगे थे एक फैसले तक पहुंचने में और फिर उसने फोन कान से लगाया। मेजर अहमद, मैं आपके ऑफिस आकर रिपोर्ट करवाने के लिए तैयार हूं और कल सुबह 9 बजे मेरे घर की बैक साइड पे मौजूद ग्राउंड के एंट्रेंस गेट पे गाड़ी भेजवा दीजिएगा। 9 बजे शार्प। और उसे उसका फातिहाना लहजा भी सुनाई दिया था जिसने कहा था श्योर, और उसने आहिस्ता से फोन बंद कर दिया। कभी भी वो किसी लड़के से यूं तन्हा नहीं मिली थी, मगर ना मिलने की सूरत में वो वीडियो कभी न कभी तो लीक हो जाती तो ज्यादा बुरा होता। उसने बेख्तियार झुरझुरी ली और इस खौफनाक ख्वाब ने उसे ये सब करने पे मजबूर कर दिया था और उसे लगा कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं है और सीन हुआ खत्म। अगले रोज प्लेग्राउंड के गेट के साथ तूत का तनावर दरख्त था। वो उसे टेक लगाए मुंतजिर खड़ी थी और सुर्ख लंबी ए लाइन कमीज और नीचे चूड़ीदार पजामा, ऊपर स्टाइलिश सा सुर्ख स्वेटर जिसकी लंबी आस्तीन हथेलियों को ढांप कर उंगलियों तक आती थी, और कंधों पे ब्राउन छोटा सा स्टॉल नुमा शॉल। लंबे बाल पीछे कमर पे गिर रहे थे और सर्दी और धुंध में वो मुस्तरब सी खड़ी, सुर्ख पड़ती नाक लिए दोनों हाथ आपस में रगड़ रही थी। एरम या फिर जारा, उसने किसी को भी नहीं बताया था और ये खतरा उसको अकेले ही मोल लेना था। दफतन उसने बेचैनी से क्लाई से स्वेटर की आस्तीन पीछे हटाई और घड़ी देखी तो 9 बजने में 1 मिनट था। और उसी ही पल जन से कार उसके सामने रुकी और स्याह पुरानी मर्सिडीज और किसी बुत की तरह सामने सीध में देखता ड्राइवर। वो खामोशी से सर झुकाए आगे बढ़ी और पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई और उसके दरवाजा बंद करते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो सेफ हाउस पहुंची। सफेद दीवारों वाला खाली कमरा और दरमियान में लकड़ी की मेज और कुर्सी जिस पे उसे बैठाया गया था, और मेज पे फक्त एक टेलीफोन रखा गया था और बाकी पूरा कमरा खाली था। वो मुस्तरब से गर्दन इधर उधर घुमाकर देखने लगी और 3 तरफ सफेद दीवारें थी और उनमें से एक दीवार में वो दरवाजा था जहां से वो आई थी। अलबत्ता चौथी समत उसके बिलमुकाबिल दीवार शीशे की बनी हुई थी। दरअसल वो शीशे की स्क्रीन थी जो जमीन से लेकर छत तक फैली हुई थी और शायद वो छोटा खाली कमरा किसी बड़े कमरे का हिस्सा था जिसमें शीशे की स्क्रीन लगाकर पार्टीशन कर दिया गया था। उसने जरा गौर से स्क्रीन को देखा और उसका शीशा मुकम्मल तौर पे धुंधला कर दिया गया था, जैसे मशीन फेर कर ब्लाइंड किया जाता है। उस धुंधले शीशे के उस पार एक धुंधला सा मंजर था और हर शय इतनी मुबहम और धुंधली थी कि वो बामुश्किल एक खाका बना पा रही थी। यकीनन वो शीशा एक कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए दरमियान में लगाया गया था और इसके पार कमरे का बाकी हिस्सा था। बस एक धुंधला सा खाका ही समझ में आता था और शीशे के इस पार कोई बड़ा पुरतइश सा ऑफिस था और ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पे कोई बैठा हुआ था। उसका रुख हया की जानिब ही था, लेकिन उसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। बस एक धुंधली सी आउटलाइन ही बनती थी और खाकी यूनिफॉर्म, सर पे कैप, टेक लगाकर कुर्सी पे वो बैठा और मेज पे रखी कोई चीज उंगलियों में घुमाता। वो किस तरफ देख रहा था वो फैसला नहीं कर पाई थी। उसका रुख तो सामने हया की जानिब ही था, शायद देख भी उसी को रहा था, मगर उसकी आंखें वाज़ेह नहीं थी और वाज़ेह थी भी तो बस एक चीज, उस ऑफिसर की गुंदमी चेहरे के दाएं तरफ वाले आधे हिस्से पे एक बदनुमा सी कालिक।
जैसे आधा चेहरा झुलस गया हो उसका। और दफातन वो शख्स आगे को झुका और मेज से कुछ उठाकर कान से लगाया, गालिबन फोन का रिसीवर। और तभी घंटी बजी, ट्रन ट्रन। यकदम हाया के सामने मेज पे रखा फोन बजने लगा और वो चौंकी। फोन मुसलसल बज रहा था, तो क्या वो शख्स उसे कॉल कर रहा था? उसने धड़कते दिल से रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिस हया सुलेमान, दिस इज मेजर अहमद। वही भारी नरम गर्म सा खूबसूरत लहजा। वालेकुम अस्सलाम। वो फोन हाथ में पकड़कर कान पे रखे यकटक सामने स्क्रीन को देख रही थी, जिसके पार आधे झुलसे चेहरे वाला ऑफिसर फोन थामे बैठा था। तो क्या ये वही मेजर अहमद था? जी, मैं उम्मीद करता हूं कि हमने आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दी होगी। जी, उसको घुटन महसूस होने लगी थी। मेरे सामने मौजूद लैपटॉप पे तमाम सिस्टम खुला हुआ है और मुझे एक क्लिक करना है और आपकी वीडियो सफाई हस्ती से यूं मिट जाएगी जैसे कभी बनाई ही नहीं गई थी। दीवार के पार उस धुंधले मंजर में बैठे उस ऑफिसर के सामने भी एक लैपटॉप खुला पड़ा था। तो वही मेजर अहमद था क्या? लेकिन सामने क्यों नहीं आता था? और फिर वो कहने लगा कि शहर के एक एक बंदे से मैं ये वीडियो निकलवा चुका हूं, बोलिए हया, मैं क्लिक कर दूं? और वो रिपोर्ट? जी, आप समझेंगे वो दर्ज हो गई। और उसे लगा कि वो मुस्कुरा रहा था। मगर आपने तो कहा था कि मुझे रिपोर्ट के लिए। गलत कहा था, एक्सक्यूज बनाया था। बाज औकात बहाने बनाने पड़ते हैं और तब जब मजीद सब्र नहीं होता, समझी? अब फोन को जकड़ा उसका हाथ पसीने में भीग चुका था और ये शख्स इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था? और फिर वो बामुश्किल ही कह पाई थी कि आप क्लिक कर दें। वो शख्स झुका शायद बटन दबाने और फिर वापस पीछे होकर बैठा और कहने लगा, कर दिया। हाँ, थैंक यू मेजर अहमद। उसका गला वाकई रुंधने लगा था। एक बात पूछूं आपसे? जी, पूछें। क्या ये वीडियो जाली थी? नहीं, थी तो असली। अच्छा, तो आप इतनी डर क्यों रही थी फिर? जाहिर है ये हमारी फैमिली वीडियो थी और शादियों पे डांसेस की वीडियो हम नहीं बनवाते हैं। लेकिन क्यों? वो पे दर पे सवालात कर रहा था। क्या मतलब क्यों? शादियों की वीडियो सर्कुलेट होती हैं हर जगह, तो क्या अच्छा लगता है कि हमारी डांस की वीडियो पराये लोग देखें? लेकिन फिर भी पराये लोग लाइव तो देख ही सकते हैं ना आपको। गालिबन इस वीडियो में मुझे वेटर्स, मूवी मेकर और डीजे तो नजर आ ही रहे थे, तो वो भी तो पराये मर्द ही थे ना। मैं समझ नहीं पाया कि अगर आप इस तरह रक्स करने को सही समझती हैं तो वीडियो के बाहर निकलने पे परेशान क्यों थी आप? चाहे वो मूवी मेकर, वेटर हो, डीजे हो, वो देखे या फिर इंटरनेट पे मौजूद मर्द, बात तो एक ही है ना। और अगर आप इसको गलत समझती हैं तो आपने ये किया ही क्यों फिर? मैं आपके सामने जवाब दे नहीं हूं। वो दरिश्ती से बोली तो चंद लम्हों की खामोशी छा गई। ठीक कहा है आपने। खैर, उसने एक गहरी सांस ली। अच्छा, एक और बात पूछूं आपसे? जी, पूछिए। अब उसकी आवाज में अजनबियत दूर हो गई थी और वो कहने लगा, कभी कोई आपके लिए जन्नत के पत्ते तोड़कर लाया है? और उसके चेहरे पे अब तलखी रकम थी और वो कहने लगी, हम दुनिया वालों ने जन्नतें कहां देखी हैं मेजर अहमद? तभी तो हम दुनिया वाले जानते ही नहीं है कि जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। कभी कोई आपको ला देना तो उन्हें थाम लीजिएगा, वो आपको रुस्वा नहीं होने देंगे। और अब उसके चेहरे की तलखी सकूत में ढलती गई। वो ठहर सी गई और धुंधली दीवार अभी तक उसके सामने ही थी,
और कौन था उसके पार। और फिर उसने कहा कि आप सुन रही हैं? और वो चौंक कर संभली और कहने लगी, हाँ जी जी, अच्छा मैं चलती हूं अब। वो रिसीवर कान से हटाने ही लगी थी कि वो कह उठा, 1 मिनट, एक आखिरी सवाल करना है मुझे। और वो उठते उठते वापस बैठी। जी पूछिए। आप मुझसे शादी करेंगी? और उसे तो जोर का धचका लगा था। वो गंग सी फटी फटी निगाहों से धुंधली दीवार को देखे गई। बताइए ना मिस हया। और उसके लब भींच गए। हैरत और शौक पे गुस्सा गालिब आ गया। मिस हया नहीं, मिसेस हया। और चबा चबा कर एक एक लफ्ज बोलती वो पर्स थाम कर उठी और फोन का रिसीवर अभी तक उसने पकड़ रखा था और वो वाज़े चौंका था। क्या मतलब? और फिर उसने कहा, अफसोस कि मेरे बारे में इतनी मालूमात रखने के बावजूद आप मेरे बचपन के निकाह के बारे में लाइल्म हैं। वो निकाह जो मेरे कजन जहान सिकंदर से मेरा बचपन में ही पढ़ा दिया गया था। जी, मैं शादीशुदा हूं और मेरा शौहर तुर्की में रहता है। हाँ, वो आपकी वो रिश्तेदार फैमिली है जो कभी पाकिस्तान नहीं आई, जानता हूं मैं। आपकी फुप्पो का खानदान जो जिल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी इधर का रुख भी नहीं करेगा। तो आखिर कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक अंजाम दिया था ना उन्होंने, तो उनका इंतजार कर रही हैं क्या आप? अरे बचपन का निकाह तो कोर्ट की एक ही पेशी में खत्म हो जाता है। और अब की बार वो चिल्लाई थी और उससे कहने लगी, शट अप, जस्ट शट अप मेजर अहमद। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात करने की? अरे भाड़ में जाएं आप और आपकी ये वीडियो। आप भले से टीवी पे चलवा दें, मुझे कोई परवाह नहीं। और मेरा एक काम करने की इतनी बड़ी कीमत वसूलना चाहते हैं आप? रहा जहान सिकंदर, तो वो मेरा शौहर है और मुझे उससे बहुत मोहब्बत है और उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता, समझे आप? और रिसीवर वापस पटकने से कबल उसने दूसरी जानिब से उसका सोगवारियत भरा कहकहा भी सुना था और पैर पटक कर वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। उसी पल दरवाजा खोलकर एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ था जो उसे अंदर बैठा कर गया था। गोया उसे फौरन इशारा कर दिया गया था कि मुलाकात खत्म हो चुकी थी और हया के लिए वो बेहद तल्ख साबित हुई थी। गाड़ी आपका इंतजार कर रही है मैम, आइए। वो रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गया तो हया ने गर्दन मोड़कर देखा। धुंध के उस पार वो आधे स्याह चेहरे वाला शख्स उस मेज पर झुका कुछ कर रहा था, शायद कुछ लिख रहा था। और उसे लगा कि उसने उसकी मेज पे किसी सुर्ख शय की झलक देखी है, शायद सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते की, या फिर शायद ये उसका वहम था। और जिस लम्हे वो इस पुरानी मर्सिडीज की पिछली नशिस्त पे बैठी तो खुले दरवाजे से उस सिपाही ने झुककर एक सुर्ख गुलाबों का बुके उसे थमाया। गो के उसके साथ कोई खत नहीं था और वो फूल उन सफेद गुलाबों से कतन मुख्तलिफ थे, लेकिन फिर भी उसे यकीन हो गया था कि वो गुमनाम खतूत भेजने वाला मेजर अहमद ही था और वो उसे बहुत पहले से जानता था। ये जाकर ना अपने मेजर अहमद के मुंह पर दे मारो। उसने बुके वापस सिपाही के बाजू में फेंका और दरवाजा खट्टाक से बंद किया। इसी के साथ ये सीन हुआ खत्म और इसी के साथ आज के एपिसोड भी। वो वाइट रोजेस भेजने वाला क्या मेजर अहमद ही है? क्या कहते हैं आप? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप में से किसी ने भी स्टोरी को, इस नॉवेल को पहले से पढ़ा हुआ है तो प्लीज सस्पेंस खराब मत कीजिएगा। जो लोग इसको अभी सुन रहे हैं और वो नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, वो अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।